लास्ट क्लास में हमने फैच एपीआई के साथ साथ कार्ड्स बना के हमने देखा था कि हम एपीआई का जो डेटा है उसको हम एचटीएमएल के साथ किस तरह से एम्बेड कर सकते हैं, एचटीएमएल के थ्रू कैसे दिखा सकते हैं। ऐसा ही है भाई। ठीक है, हमने कार्ड्स बनाए थे और उन कार्ड्स को अपने डेटा के ऑब्जेक्ट्स के मुताबिक लूप किया था। ऐसा ही है। ठीक है। आज हम जो काम करने वाले हैं, आज हमारा जो सिनेरियो होगा वो कुछ इस तरह होगा कि हम लोग क्या करेंगे। नोटपैड ओपन कर लेता हूं मैं यहाँ पर। हम बनाएंगे एक फॉर्म। क्या बनाएंगे? एक एचटीएमएल फॉर्म बनाएंगे जिसमें हम बच्चे का नेम लेंगे। क्या लेंगे? बच्चे का नाम। और नीचे एक बटन होगा, उस बटन पर जैसे ही मैं एक सबमिट करूं, क्या करूं? जैसे ही मैं सबमिट करूं अपने फॉर्म को, तो मेरे जो कोड है वीएस कोड, उसके अंदर एक जेसन फाइल होगी, यानी कि फॉर एग्जांपल एक डीबी डॉट जेसन नाम से एक फाइल होगी। किस नाम से? ठीक है। और जो बच्चे का नाम होगा वो एक ऑब्जेक्ट की सूरत में आके स्टोर हो जाएगा मेरी इस फाइल के अंदर। आज हम ये काम करने वाले हैं। ठीक है, बड़े मजे का काम है ये। और फिर हम लोग क्या करेंगे, जैसे स्टोर हो जाएंगे थोड़े से रिकॉर्ड, तो एक और फाइल बनाएंगे और उसके अंदर हम टेबल की सूरत में, किस सूरत में? टेबल की सूरत में जितने रिकॉर्ड्स मेरी डीबी डॉट जेसन के अंदर रखे हुए हैं उनको मैं टेबल में शो करवा दूंगा। ठीक है। तो ये आज का सिनेरियो है हमारा। अब ये करने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक एपीआई होनी चाहिए जो कि जेसन सर्व करती हो। क्या सर्व करती हो? जेसन, यानी कि जेसन के थ्रू मैं उस जेसन फाइल के अंदर, एपीआई के थ्रू जेसन फाइल के अंदर मैं डेटा भिजवाऊंगा और उसी से मंगवाऊंगा। ठीक है। और मैं अपनी ही जेसन फाइल के अंदर करूंगा। लास्ट क्लास में हमने जो जेसन यानी कि जो एपीआई यूज करी थी वो कौन सी थी? डमी जेसन की थी। ऐसा ही है। किसकी थी? डमी जेसन की। डमी जेसन की जेसन किस तरह दिखती है वापस से देख लेते हैं सर। यहाँ पर आए हम लोग और यहाँ के हम लोगों ने लिखा डमी जेसन। प्रोडक्ट्स की एपीआई पे गए। प्रोडक्ट्स पे एपीआई पे जाने के बाद मैंने यहाँ से इस एपीआई का यूआरएल एंड पॉइंट किया कॉपी और ब्राउजर पे पेस्ट किया। अच्छा, यहाँ पर आपके पास सिंगल कोट्स लगे हुए हैं इसके अंदर, इसको हम रिमूव कर देते हैं। जैसे ही मैंने पेस्ट किया तो आपके सामने यहाँ पर एक जेसन फाइल आपको अपेयर होती है। क्या अपेयर होती है? बेसिकली आप इसी जेसन फाइल को फैच करते हो और इस डेटा को अपने पास जावास्क्रिप्ट में मंगवा लेते हो यूजिंग फैच मेथड। किसके थ्रू? फैच मेथड के थ्रू। अब ये जेसन फाइल जो है वो डमी जेसन के सर्वर पर रखी हुई है, यानी कि उनके अपने कंप्यूटर पे रखी हुई है। उन्होंने मुझे एक्सेस दिया हुआ है अपनी जेसन फाइल का। किसका? जेसन फाइल का। अब सर मैं अपनी जेसन फाइल क्यों नहीं बना सकता? मैं इनकी जेसन फाइल क्यों यूज करूं? मुझे इसके अंदर डेटा भेजना हो या मंगवाना हो, मैं अपनी जेसन फाइल का यूज करूं। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, आज एक जेसन फाइल अपनी क्रिएट करूंगा और उसे एक सर्वर पर रन करूंगा। ठीक है। यहाँ पर मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया। फोल्डर क्रिएट करने के बाद इसको ओपन कर लेते हैं अपने वीएस कोड के अंदर। वीएस कोड में ओपन करने के बाद एक फाइल बना लेते हैं हम यहाँ पर एचटीएमएल की और एक जावास्क्रिप्ट की। किसकी? एक एचटीएमएल की फाइल बना लेंगे और एक जावास्क्रिप्ट की, और उस फाइल का नाम यहाँ पर नाम दे देते हैं स्क्रिप्ट डॉट जेएस। ठीक है। हम लोग एचटीएमएल के अंदर आए और एचटीएमएल में आने के बाद मैंने यहाँ पर लगाई बॉयलर प्लेट। बॉयलर प्लेट लगाने के बाद, अच्छा यहाँ मैं बूटस्ट्रैप वाली बॉयलर प्लेट लगाऊंगा क्योंकि मैं बूटस्ट्रैप का यहाँ यूज करने वाला हूँ। बॉयलर प्लेट लगाने के बाद इस फाइल को स्क्रिप्ट से रन करने के लिए हम लोग स्क्रिप्ट सोर्स का यूज करेंगे। किसका? और अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल को सोर्स के थ्रू लिंक कर देंगे। ठीक है भाई। ये करने के बाद मैं जैसे ही अपना आउटपुट देखूंगा तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आएगा क्योंकि हमने कुछ नहीं किया है। अब यहाँ पर मैं एक अपनी फाइल बनाऊंगा जिसका नाम मैं रख देता हूँ डीबी डॉट जेसन। जेसन फाइल हम पहले भी बना चुके हैं और उसके अंदर डेटा इनपुट करके देख भी चुके हैं। कैसे करते हैं सर? पहले एक दफा एक ऑब्जेक्ट खोलते हैं, फिर हम एक की बनाते हैं। जैसे मैं स्टूडेंट्स का डेटा ले रहा हूँ तो स्टूडेंट्स नाम की की बनाई और वैल्यू के अंदर मैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट रख सकता हूँ। ऐसा ही है। मैंने यहाँ पर क्या रख दिया, एक एरे। अब जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे तो उस वक्त मैं इसके अंदर डेटा खुद पुट कर रहा था। क्या कर रहा था? जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक बच्चे का इसके अंदर ऑब्जेक्ट बनाना है तो मैं यहाँ एंटर करके एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, उसके अंदर एक बच्चे का नाम मैं यहाँ लिख दूंगा ऐसे। सेकंड बच्चे का रखना है तो इस ऑब्जेक्ट को क्या करूंगा, रिपीट करूंगा नेम की के साथ। ऐसा ही है। और यहाँ मैंने कर दिया फरहान। ऐसा ही है भाई। ठीक है। ये डेटा मैं खुद पुट कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि एचटीएमएल का एक फॉर्म हो जिसके इनपुट के अंदर यूजर जो भी डेटा पुट करे, क्या करे, जो भी डेटा पुट करे वो उठ के एज अ ऑब्जेक्ट बन के इस फाइल के अंदर आके स्टोर हो जाए खुद ब खुद। अब इसके लिए एक चीज तो मैंडेटरी है कि मैं इस जेसन फाइल को एक सर्वर पर रन करूं। किस पे रन करूं? जब तक इस फाइल को मैं सर्वर पर रन नहीं करूंगा इसके थ्रू मैं फैच नहीं कर सकता डेटा को, ना इसमें भेज सकता हूं ना मंगवा सकता हूं। अब यहाँ पर इसको सर्वर पे कैसे रन करें? अब सर आपने कहा था सर्वर तो एक पावरफुल मशीन होती है, हमारे पास इतने पैसे तो है नहीं कि मैं सर्वर खरीदूं। ठीक है। अब आपके पास जावास्क्रिप्ट का एक पैकेज मैनेजर होता है जिसको हम कहते हैं
नोड पैकेज मैनेजर, क्या कहते हैं? ठीक है। इसके अंदर आपको बहुत सारे ऐसे पैकेजेस मिलते हैं जो आपकी प्रोग्रामिंग के अंदर काम आसान बना देते हैं, आपका क्या कर देते हैं, काम आसान बना देते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर आपको एक पैकेज मिलता है जेसन सर्वर नाम से। किस नाम से? एनपीएम, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? एनपीएम। इसका नाम कहीं ना कहीं आपने सुना होगा पहले। ठीक है। एनपीएम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में नोड पैकेज मैनेजर को। इसका काम होता है कि जो जावास्क्रिप्ट के पैकेजेस लोग बनाते हैं लोगों की आसानी के लिए, उसे ये होस्ट करता है और लोगों को प्रोवाइड करता है, इंस्टॉलेशन में मदद करता है। इस पैकेज मैनेजर का इतना काम है। अब इस पैकेज मैनेजर के अंदर समझो, ये जो ना जावास्क्रिप्ट के पैकेजेस का प्ले स्टोर है। क्या है? अब उस प्ले स्टोर के अंदर एक ऐप है, एक पैकेज है जेसन सर्वर नाम का। किस नाम का? जेसन सर्वर नाम का। अब ये जेसन सर्वर नाम का जो पैकेज है, ये करता क्या है? ये आपकी जो जेसन फाइल होती है ना आपकी अपनी, उसको एक सर्वर पर रन कर देता है आपकी लोकल मशीन के अंदर ही। आपकी लोकल मशीन के अंदर एक लोकल होस्ट नाम से एक लोकल सर्वर क्रिएट करता है। आप ही की मशीन को सर्वर बना देगा। क्या करेगा? आपकी लोकल मशीन को एक सर्वर बना देगा और आपकी जेसन फाइल को उस पर रन कर देगा। ठीक है। तो इससे हमारा सर्वर का खर्चा बच गया सर। ठीक है। अब इसको इंस्टॉल वगैरह आपको करना पड़ेगा। इसको इंस्टॉल करने से पहले आपके पास एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना चाहिए आपके सिस्टम में, जो कि इसमें है। उसका नाम है नोड जेएस। क्या नाम है? नोड जेएस। एनपीएम बगैर नोड जेएस के नहीं चलता। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। जब भी कोई आपसे एनपीएम या एनपीएक्स की बात करे, तो अगर आपके सिस्टम में नोड जेएस नहीं है तो आप अपने पैकेज मैनेजर को रन नहीं कर सकते। ठीक है। तो नोड जेएस आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए। बड़ा आसान तरीका है इसको, जैसे हम नॉर्मल एप्स इंस्टॉल करते हैं, आपने यहाँ से जाके गेट नोड जेएस पे क्लिक करके इसका इंस्टॉलर चला लेना। ठीक है। अच्छा, मेक श्योर कैसे करोगे मेरे सिस्टम में नोड जेएस है या नहीं? आपने सीएमडी को ओपन कर लेना है। किसको ओपन करोगे? और यहाँ के आपने नोड लिख देना है। क्या लिख दोगे? बस एनओडी नोड। जैसे लिखोगे तो अगर आपके पास वर्जन बता रहा है आपको, तो इसका मतलब नोड जेएस इसमें इंस्टॉल्ड है। ठीक है। अब यहाँ पर हम सर्च करते हैं जेसन सर्वर। क्या सर्च करते हैं? जेसन सर्वर एनपीएम। क्या सर्च करेंगे? भाई एक पैकेज मैनेजर मुझे चाहिए जेसन सर्वर। देखो एनपीएम की वेबसाइट पे जेसन सर्वर नाम का पैकेज आ रहा है। इसको ओपन करते हैं और इसकी डॉक्यूमेंटेशन को रीड करते हैं कि सर ये काम किस तरह करता है, मैं इसको इंस्टॉल कैसे कर सकता हूँ, और अपनी जो जेसन फाइल है उसको एक सर्वर पर कैसे रन कर सकता हूँ अपने ही सिस्टम में रहते हुए। ठीक है। यहाँ देखो, सबसे पहले इंस्टॉलेशन का तरीका क्या है? उसने एक कमांड दी हुई है npm इंस्टॉल जेसन सर्वर। इससे आपका जो पैकेज है जेसन सर्वर का, वो आपके फोल्डर में डाउनलोड हो जाएगा। कहाँ डाउनलोड हो जाएगा? ताकि आप उसे अपनी फाइल के अंदर यूज कर सको। ठीक है। उसके बाद उसने कहा यूजेज क्या है, कि भाई आप एक db.json नाम की फाइल बना लो, या आप किसी भी नाम से बना लो। ठीक है। और उसके अंदर आप कोई डेटा पुट कर दो। क्या पुट कर दो? कोई डेटा। देखो हमने भी बनाई है ना, हमने भी डेटा पुट किया है। ऐसा ही है। ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पे क्या कह रहा है? अगर आपको इस जेसन फाइल को एक सीएलआई यानी कि एक सर्वर पर रन करना है, तो फिर आप कमांड चलाओगे npx जेसन सर्वर db.json। अब यहाँ पर जो db.json है, ये आपकी जेसन फाइल का नाम है। इन्होंने db.json के नाम से रखा है, आपने जिस नाम से भी रखा हो वो फाइल आपने सर्व करनी है यहाँ पे। ये जैसे ही आप कमांड चलाओगे ना, तो आपकी जेसन फाइल एक लोकल होस्ट पे रन होने लग जाएगी, जो कि बिल्कुल वैसी दिखेगी जैसे डमी जेसन की दिखती थी। आओ चेक करते हैं। सबसे पहले इंस्टॉल करना है, तो ये कमांड मैंने यहाँ से की कॉपी, npm इंस्टॉल जेसन सर्वर, जो क्या करेगा मेरे अपने इस फोल्डर के अंदर, इस डायरेक्टरी के अंदर इस पैकेज को डाउनलोड कर देगा। क्या कर देगा? डाउनलोड। अच्छा, इसके लिए आपने ओपन कर लेना टर्मिनल, और टर्मिनल आप ओपन करोगे कमांड प्रॉम्प्ट का। किसका? कमांड प्रॉम्प्ट का। कुछ का पावर शेल पे भी चल जाता है, लेकिन इशू करता है। अगर इशू करे तो आपने कमांड प्रॉम्प्ट पे चला के देख लेना। ये मैंने की पेस्ट npm इंस्टॉल जेसन हाइफन सर्वर, एंटर किया तो आपके पास ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो हो गया स्टार्ट, डाउनलोड हो रहा है ना, लोड हो रहा है। आपके पास अटक अटक के आ रहा होगा। ठीक है। अच्छा देखो, आपके पास यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स आई हैं, जैसे नोड मॉड्यूल्स नाम का एक फोल्डर आ गया, एक पैकेज डॉट जेसन नाम की फाइल आ गई, ये पैकेज डॉट जेसन नाम की फाइल आ गई है। इसको आप इग्नोर कर दो, लेकिन डिलीट नहीं करना। ठीक है। डिलीट कर दोगे तो पैकेज इंस्टॉल नहीं होगा फिर। ठीक है। इसको इग्नोर करो, बाकी फाइल्स को देखो। ठीक है। ये पैकेज की फाइल्स होती हैं, अगर आप इसको डिलीट कर दोगे तो आपका पैकेज भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है। इसको आपने नहीं छेड़ना। अब देखो, हमने एक db.json नाम की फाइल बनाई हुई है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आऊँ और यहाँ पर आने के बाद देखूं कि इसने मुझे क्या कहा था, कैसे रन कर सकता हूँ, npx जेसन सर्वर और अपनी फाइल का नाम जिसको सर्वर पर रन करना चाहता हूँ, तो मेरी db.json ही रखी है, तो मैं यही वाली कमांड कॉपी पेस्ट कर दूंगा, तो आपके पास देखना ये रन हो जाएगी।
देखो आपके पास एंड पॉइंट आ गया। भाई फैच एपीआई में एंड पॉइंट ही तो चाहिए होता है डेटा फैच करने के लिए। एंड पॉइंट किस नाम से आ गया? जिस नाम से मैंने की बनाई थी। देख रहे हो, स्टूडेंट्स नाम की बनाई थी, तो आपके पास देखो उसने एक सर्वर बनाया लोकल होस्ट नाम का, और पोर्ट नंबर क्या है? 3000। पोर्ट नंबर क्या है? ये आपके सिस्टम में एक पोर्ट नंबर जनरेट करता है 3000, उसके ऊपर आपके लोकल होस्ट पे आपकी स्टूडेंट्स वाले एंड पॉइंट को रन कर रहा है। अगर मैं इस पे कंट्रोल क्लिक करूंगा तो आपके पास ये ब्राउजर पे ओपन हो जाएगी। क्या ये आपको डमी जेसन जैसी नहीं दिख रही है? ठीक है। अब मेरे पास जो फैच का यूआरएल होगा वो ये होगा। इसी के थ्रू मैं फैच कर रहा हूँ अपने डेटा को। बात समझ आई? इस तरह से आप अपनी जेसन फाइल को एज अ एपीआई सर्व कर सकते हो यूजिंग जेसन सर्वर पैकेज। ठीक है। वैसे तो ये पढ़ाया जाता है चौथे सेमेस्टर में, लेकिन मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बुक में भी नहीं है ना? तो ये जेसन सर्वर पैकेज बड़ा काम आ जाता है अगर आपको इस तरह से लोकली प्रैक्टिस करनी है। अदरवाइज ये कोई एपीआई आपने क्रिएट नहीं किया, बस आपने जेसन फाइल को एज अ एपीआई चला दिया है। ठीक है, ऐसा मत समझना कि आपने एपीआई क्रिएट कर लिया है ना? अब ये एंड पॉइंट को मैं करूंगा फैच। क्या करूंगा? फैच। अब यहां पर मैं एक फाइल बना लेता हूं टेबल डॉट जेसन करके, सॉरी, टेबल डॉट एचटीएमएल करके, जिसके अंदर मैं टेबल क्रिएट करूंगा। सबसे पहले तो डेटा पुट करना सीखना है। क्या करना सीखना है? पुट करना। अब एचटीएमएल फाइल के अंदर और यहां बनाऊंगा मैं एक फॉर्म, जिसके अंदर मैं अभी फिलहाल के लिए एक ही इनपुट रखूंगा, जिसका नाम क्या होगा? नेम। क्या नाम होगा? नेम। ठीक है। तो यहाँ हम एक फॉर्म बनाएंगे। सबसे पहले बूटस्ट्रैप का मैं यहाँ एक कंटेनर लूंगा। अच्छा याद रहे, अगर आप इस टर्मिनल को कट कर देते हो, क्या कर देते हो? कट, तो आपका जो रन हो रहा है, आपकी जो फाइल जेसन की रन हो रही है, ये रन होना बंद हो जाएगी। तो आपने इसको कट नहीं करना। ठीक है, आपने इसको नीचे कर देना। बंद हो जाए वैसे मसला नहीं है, आप दोबारा से कौन सी कमांड चलाओगे? npx जेसन सर्वर db डॉट जेसन, जो फाइल का नाम है, दोबारा चलाओगे दोबारा रन हो जाएगा। लेकिन क्यों बार बार हम रन करें? एक दफा रन हो गया, छोड़ दो उसे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं आया, अपने एक कंटेनर बनाया, और H1 के अंदर मैंने हेडिंग लिख दी एंटर स्टूडेंट रिकॉर्ड। क्या हेडिंग डाल दी? ठीक है। और उसके अंदर मैं जो कंटेनर है उसको एक पैडिंग 5 भी दूंगा। इस फाइल को करता हूं मैं अपने ब्राउजर पे रन, और रन करने के बाद आपके सामने एक हेडिंग लग के आ चुकी है। इसके नीचे बनाऊंगा मैं एक फॉर्म। क्या बनाऊंगा? एक फॉर्म बनाऊंगा सर। ठीक है। H1 के नीचे मैं एक फॉर्म क्रिएट करूंगा, और फॉर्म क्रिएट करने के बाद एक्शन की नीड मुझे नहीं है, तो मैंने एक्शन हटा दिया। फॉर्म के अंदर मैं एक फॉर्म ग्रुप क्रिएट करूंगा। क्या क्रिएट करूंगा? फॉर्म ग्रुप, जो कि बूटस्ट्रैप की क्लास है। किसकी क्लास है? ठीक है। और एक लेबल क्रिएट करेंगे, और लेबल को क्लास क्या देंगे? फॉर्म लेबल। क्या क्लास देंगे? फॉर्म लेबल। और यहाँ पर मैं लिख दूंगा लेबल के अंदर स्टूडेंट नेम। क्या लिख दिया मैंने? स्टूडेंट नेम। नेक्स्ट मैं लेबल के नीचे इनपुट डालता हूँ एक, ठीक है, जो कि मेरे पास टाइप टेक्स्ट की होगी, ऑब्वियस सी बात है। और एक प्लेस होल्डर में यहाँ पर लगा देता हूँ एंटर स्टूडेंट नेम। ठीक है। और इसको क्लास क्या देंगे? फॉर्म। बूटस्ट्रैप की इनपुट की क्लास क्या है? फॉर्म कंट्रोल। क्या क्लास है? फॉर्म कंट्रोल। यहाँ के रिफ्रेश किया सर, हमारे सामने एक इनपुट आ गया। ठीक है। अब मैं देखो चाह क्या रहा हूँ कि आपके पास ये जो डीबी डॉट जेसन की मैंने फाइल बनाई है ना, जिसमें मेरे पास डेटा स्टोर हो रहा है इब्राहिम, ठीक है, इसके अंदर मैंने नेम ना खुद डाल रहा था बच्चों के, ऐसा ही है। अब मैं चाह रहा हूँ जो फॉर्म के अंदर डालूं और एक बटन बनाऊं, उस पर क्लिक करूँ ना, तो फिर यहाँ क्या ऑब्जेक्ट स्टोर हो जाए उस बच्चे का। कैसा? ठीक है। अब यहाँ से आपने ये सारे ऑब्जेक्ट्स हटा देने, एरे रहने देना है, क्योंकि वो कहाँ से आएगा? भाई नेम कहाँ से आएंगे? फॉर्म से आएंगे। कहाँ से आएंगे? फॉर्म से। मैं आपको एक करके दिखा रहा हूँ, आप मल्टीपल्स भी कर सकते हो। ठीक है, बस आपको वैल्यूज इंक्रीज करनी पड़ेंगी, वो हम बाद में भी करके दिखा दूंगा मैं। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक नेम नाम का एट्रीब्यूट लगाया, उसके बाद मैं एक और फॉर्म ग्रुप यहाँ पर बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? एक और फॉर्म ग्रुप, और उसके अंदर मैं बटन बनाऊंगा जो कि एक्चुअल में मेरे फॉर्म को सबमिट करेगा। वो होती है इनपुट टाइप सबमिट। क्या होती है? ये वो टाइप होती है आपके पास फॉर्म की, जो एक्चुअल में आपके जो डेटा है उसको एक सर्वर पर सबमिट करती है। कहाँ पर करती है? सर्वर पर सबमिट करती है आपके फॉर्म के डेटा को। इसको अच्छा सा बटन बनाने के लिए, देखो अभी तो आपके पास कुछ इस तरह से आ रहा है, इसको अच्छा सा बटन बनाने के लिए इसको हम क्लास देंगे बूटस्ट्रैप की बीटीएन, बीटीएन प्राइमरी, या आप जो भी कलर देना चाहो, और मार्जिन टॉप ऑफ 3 भी, ताकि थोड़ा सा नीचे मूव हो जाए। सबमिट का आ गया। ठीक है। सभी मैं चाहता हूँ सबमिट पर क्लिक करूं। क्या करूं? क्लिक। लिसनर आ गया, इवेंट लिसनर लगेगा कौन सा? सबमिट का। कौन सा लगेगा? सबमिट का। ठीक है। फॉर्म सबमिट का। अब यहाँ पर इसके लिए मुझे फॉर्म को आईडी देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? आईडी। यहाँ पर मैंने एक फॉर्म को आईडी दे दी माय फॉर्म नाम से। किस नाम से? माय फॉर्म नाम से। ये आईडी मैं उठा लूंगा, और मैं चलूंगा अपने स्क्रिप्ट डॉट जेएस में। कहा जाऊंगा? भाई फॉर्म सबमिट हो तो आप इनपुट की वैल्यू उठा लो। क्या करो?
ठीक है, सबमिट भी आपके पास एक इवेंट होता है। क्या होता है? फॉर्म जो सबमिट होता है, आप क्लिक पे करोगे ये काम नहीं होगा। ठीक है, आप अगर चाह रहे हो कि एंकर के ऊपर जो इनपुट टाइप सबमिट है उस पे मैं क्लिक का इवेंट लगा दूं तो उस पे ये काम नहीं होगा। ये आपने फॉर्म की सबमिशन पे करना है अगर आप फॉर्म यूज कर रहे हो। ठीक है, मैंने यहाँ से डॉक्यूमेंट में से एक एलिमेंट उठा लिया जिसकी आईडी क्या है, इसकी आईडी क्या है, माय फॉर्म। और उसके ऊपर मैं एक लिस्टनर लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? एक एलिमेंट लिस्टनर जो कि मुझसे सबसे पहले इवेंट मांगता है। क्या मांगता है? इवेंट। और हमारा इवेंट क्या है? सबमिट। कि जब फॉर्म सबमिट हो तो एक फंक्शन रन होगा। क्या रन होगा? एक फंक्शन। मैंने यहाँ पर एक एरो फंक्शन बना दिया, आप सिंपल फंक्शन भी बना सकते हो। ठीक है, अच्छा अब ये तो बना के रख दिया। अब इसके लिए मुझे जो फैच है उसका यूज करते हुए मुझे फॉर्म का डेटा उठा के सबमिट करना है। क्या करना है? फॉर्म का डेटा उठा के सबमिट करना है। तो यहाँ पर मैं पहले एक एसिंक फंक्शन बनाऊंगा जिसमें मैं क्या करूंगा, अपने डेटा को फैच करूंगा। ठीक है, हम लोगों ने जो फैच सीखा था वो सिर्फ डेटा हमने मंगवाया था। अब याद रखो डेटा मेरे पास है, मैं जेसन के अंदर भेजना चाहता हूँ। तो यहाँ पर दो तीन चीजें एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेटेड आएंगी, अभी आपने ये भी देखना है ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पैरम्स तो मैंने हटा दिए, पैरम्स मुझे नहीं चाहिए। और फंक्शन का नाम मैंने रख दिया फैच, नहीं, पोस्ट डेटा। क्या रख दिया? भाई मुझे डेटा भिजवाना है। क्या करना है? जैसे ये फंक्शन चले सबसे पहले ये फंक्शन जो है ना आपकी इनपुट में से उसकी वैल्यू उठा ले। कौन सी इनपुट में से? नेम वाली इनपुट में से। कौन सी इनपुट में से? हमने नेम वाली इनपुट को कोई आईडी नहीं दी तो इसको हम आईडी दे देते हैं माय नेम की। किसकी? माय नेम की। ये हमने इनपुट उठाई और यहाँ पर जाके स्क्रिप्ट डॉट जेएस में जाके मैंने कहा डॉक्यूमेंट में से एक ऐसा एलिमेंट चूज कर लो जिसकी आईडी क्या है, जिसकी आईडी आपके पास माय नेम, और उसकी भी वैल्यू ले लो। क्या ले लो? वैल्यू। ठीक है, यानी कि इनपुट की वैल्यू। इनपुट की वैल्यू क्या होती है? जो उसमें डेटा एंटर किया जाता है वो क्या कहलाती है? इनपुट की वैल्यू कहलाती है। और इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दो जिसका नाम भी आप क्या रख दो? माय नेम रख दो। अच्छा दूसरी चीज यहाँ पर, मैं अपना डेटा इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट स्टोर करना चाहता हूँ। किस फॉर्म में? भाई हमने डीबी डॉट जेसन में देखा था ना, हर दफा हर बच्चे के लिए एक ऑब्जेक्ट बनेगा जिसके अंदर एक की होगी। किस नाम की? नेम नाम की। ऐसा ही है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, स्क्रिप्ट डॉट जेएस के अंदर आप एक ऑब्जेक्ट बना लोगे जिसको आप कह दो डेटा ऑब्जेक्ट। क्या कह दो? डेटा ऑब्जेक्ट। यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसके अंदर की होगी नेम नाम की। किस नाम की? नेम नाम की। और उसकी वैल्यू होगी माय नेम। क्या होगी? माय नेम। माय नेम क्यों होगी? क्योंकि माय नेम इनपुट की वैल्यू है। मैंने क्या किया, जावास्क्रिप्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम क्या रखा? क्या नाम रखा? डेटा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का नाम क्या रखा? डेटा ऑब्जेक्ट। उसके अंदर मैंने एक प्रॉपर्टी बनाई जिसकी की क्या रखी है मैंने? नेम। और उसकी वैल्यू क्या है? माय नेम। माय नेम क्यों रखी? क्योंकि मुझे वैल्यू क्या रखनी है जो इनपुट के अंदर आ रही है। किसमें आ रही है? इनपुट के अंदर। ये पूरा ऑब्जेक्ट एज इट इज जाना चाहिए आपके पास कहाँ? जेसन के अंदर। ठीक है, अच्छा लेकिन आपके पास जेसन तो स्ट्रिंगिफाई फॉर्म में डेटा स्टोर करता है, यानी कि आपके पास कीज किस में होती है? स्ट्रिंग फॉर्म में होती है। लेकिन मैं जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर तो स्ट्रिंग नहीं रख सकता, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे जेसन के अंदर, और वो किस मेथड से करते हैं हम? बताया था, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। किससे करेंगे? जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। तो मैं डेटा ऑब्जेक्ट के अंदर दोबारा इसी को असाइन कर दूंगा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। और क्या स्ट्रिंगिफाई करना है मुझे? डेटा ऑब्जेक्ट को। किसको स्ट्रिंगिफाई करना है? मैंने डेटा ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंगिफाई किया और किस में असाइन कर दिया? डेटा ऑब्जेक्ट के अंदर। किसमें? डेटा ऑब्जेक्ट के अंदर। अब मैं करूंगा फैच मेथड का यूज। किसका यूज? फैच मेथड का यूज। कभी भी ये मत समझना कि फैच मेथड सिर्फ डेटा मंगवाने के लिए होता है, आप फैच मेथड के थ्रू डेटा को भेज भी सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर और यहाँ पर आने के बाद मैंने फैच मेथड का यूज किया जो कि सबसे पहले मुझसे एंड पॉइंट मांगता है। क्या मांगता है? एंड पॉइंट। एंड पॉइंट मेरा जहां पर मेरी जेसन चल रही है। ऐसा ही है, ये वाला रिफ्रेश करते हैं, हमारे पास ये आ रही है स्टिल। ठीक है, यानी कि रन हो रही है। लेट्स सी, एक दफा चेक कर लेते हैं। रन हो रही है, बिल्कुल रन हो रही है। नीचे देखो। ठीक है, नीचे देखो रन हो रही है। ठीक है, अब यहाँ मेरा एंड पॉइंट क्या होगा सर? मेरा एंड पॉइंट होगा ये लोकल होस्ट 3000 स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट जो मैं बना रहा हूँ इनपुट के साथ, ये मैं कहाँ भेजना चाहता हूँ? कहाँ भेजना चाहता हूँ? जेसन फाइल के अंदर। तो मेरा जो एंड पॉइंट होगा वो भी ये जेसन फाइल होगी। मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं फैच के अंदर आया और मैंने ये एंड पॉइंट यहाँ रख दिया। उसके बाद मैं लगाऊंगा ऑप्शंस। क्या लगाऊंगा? ऑप्शंस। और इस दफा मेरा मेथड क्या होगा? पोस्ट। क्या मेथड होगा? डेटा भिजवाने के लिए क्या मेथड होता है? पोस्ट का। और मंगवाने के लिए गेट का, जो हमने लास्ट क्लास में किया था। अभी डेटा हम भिजवा रहे हैं। ठीक है,
अच्छा, ये करने के बाद आपके पास एक और यहाँ पर की होती है जिसका नाम होता है हेडर्स। क्या होता है? हेडर्स। मैंने आपको बताया था रिक्वेस्ट में ये सारी चीजें होती हैं। अब हेडर के अंदर आपके पास एक ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर एक की होती है कंटेंट टाइप की। किस टाइप की? कंटेंट और हाइफन टाइप, ये आपने खुद से ऐसे लिखना है, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी एप्लीकेशन स्लैश जेसन। क्या रखोगे? एप्लीकेशन स्लैश जेसन। बेसिकली हेडर ये बताएगा कंटेंट टाइप का। देखो हमारी कंटेंट टाइप क्या है? जेसन है, क्योंकि मैं डेटा किस में भिजवा रहा हूँ? डमी जेसन में। तो मेरा जो कंटेंट है यानी कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो किस फॉर्म में? जेसन फॉर्म में। तो मैंने कंटेंट टाइप रखनी है एप्लीकेशन स्लैश जेसन। बेसिकली ये फॉर्मेट है हेडर भेजने का, कि अगर फॉर एग्जांपल एक्सएमएल में भिजवा रहे हो तो आप यहाँ एक्सएमएल लिख दोगे, अगर आप इनकोडेड यूआरएल के अंदर भिजवा रहे हो तो इनकोडेड यूआरएल लिख देते हैं हम इसके अंदर, लेकिन मैं किस फॉर्म में भिजवा रहा हूँ? जेसन। तो मैंने क्या लिख दिया? एप्लीकेशन स्लैश जेसन। अच्छा, इसके बाद जाती है आपके पास बॉडी। क्या जाती है? ये क्या हो गया? इसके बाद हमारे पास एक की होती है बॉडी की। बॉडी के अंदर जाता है आपका डेटा। बॉडी के अंदर आपके पास क्या जाता है? डेटा। मैं क्या भिजवाना चाहता हूँ वो मैं बॉडी के अंदर भेजूंगा। देखो मैं डेटा ऑब्जेक्ट को भिजवाना चाहता हूँ समी बॉडी के अंदर। तो मैं क्या करूंगा? जैसे ही मेरे पास डेटा ऑब्जेक्ट आए तो आप उसको बॉडी के अंदर भेज दो। कहाँ भेज दो? बॉडी के अंदर। इतना काम करने से आपका काम हो जाएगा। आओ चेक करते हैं। अच्छा, ये फंक्शन कब कॉल होगा? जब आपका फॉर्म सबमिट होगा। कब कॉल होगा? डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकता, तो हमने लिस्नर बना के रखा हुआ है ना सर ऊपर। ठीक है, तो लिस्नर क्या करेगा? आपका आपका जो पोस्ट डेटा एपीआई का फंक्शन है उसको रन कर देगा। रन कहाँ करवाया? सबमिट होने पे। रन कब करवाया? कॉल कब करवाया? सबमिट होने पे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक इशू आता है कि जब भी आपका फॉर्म सबमिट होता है ना, आपका पेज रिफ्रेश होता है। तो उस चीज को मैंने पहले रोकना है। अगर मेरा पेज रिफ्रेश होगा ना तो मेरा डेटा जो है ना गायब हो जाएगा। ठीक है। अब उस चीज को कैसे रोकेंगे? वो भी कहलाता है एक इवेंट। क्या कहलाता है? इवेंट। अब अगर आप किसी भी इवेंट की जो बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है ना उसको अगर रोकना चाहते हो तो उसके लिए हम इस फंक्शन के अंदर एक इवेंट नाम का पैरामीटर पास करते हैं। क्या पास करते हैं? जो फंक्शन बनाया है मैंने ऑन सबमिट का, उसके अंदर मैं क्या पास करूंगा? एक इवेंट नाम का पैरामीटर। और जब मैं अपना पोस्ट डेटा कॉल कर रहा हूं उससे पहले बोलूंगा इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। क्या बोलूंगा? प्रिवेंट का क्या मतलब होता है? रोकना। प्रिवेंट का क्या मतलब होता है? रोकना। ये जो सबमिट का इवेंट है ना, ये जो पेज रिफ्रेश हो रहा है ये इसको रोकेगा। क्या करेगा? रोकेगा। आओ चेक करते हैं सर हमारे पास काम हो रहा है। रिफ्रेश किया हमने एक दफा पेज को, हमारी फाइल चल रही है। यहाँ पर मैंने तैयब लिखा, सबमिट पर क्लिक किया, हुआ सबमिट पर क्लिक। ठीक है, आओ चेक करते हैं जेसन फाइल के अंदर हमारे पास डेटा आया। आ गया? डेटा आ गया। अच्छा देखो फाइल के अंदर आया सर, फाइल के अंदर आया, और देखो आया नहीं आया? ठीक है। दोबारा से एक दफा मैं आपको रिपीट करके बता देता हूं हमने क्या किया। हमने एक फॉर्म बनाना था और उस फॉर्म के इनपुट के अंदर जो भी वैल्यू लिखी जाएगी वो एक ऑब्जेक्ट में स्टोर होके इस जेसन फाइल में आ जाए। कहाँ आ जाए? हमने जो कल सीखा था, हमने डेटा मंगवाना सीखा था, अब हम डेटा भेज रहे हैं एपीआई के अंदर। कहाँ भेज रहे हैं? एपीआई के अंदर। तो आपने क्या किया? सबसे पहले जो आपकी इनपुट थी ना उसको आपने एक आईडी दी थी, माय नेम। क्या दी थी? अब इनपुट की आपने वैल्यू उठा ली। इनपुट की वैल्यू यानी कि जो भी बच्चे का नाम लिखा जाएगा वो इनपुट की क्या होगी? वैल्यू। और उसे हमने किस में स्टोर कर लिया था? माय नेम के अंदर। ठीक है। फिर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि मैं जेसन के अंदर बच्चे का जो पूरा नाम है वो किस फॉर्म में स्टोर कर रहा हूँ? ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। देखो अगर तुम यहाँ देखो ये भी तो ऑब्जेक्ट है, इसी फॉर्म में स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा वापस आए, माय नेम के पास ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाया, उसकी की क्या रखी? नेम। तो यहाँ देखो डीबी डॉट जेसन में की का नाम भी क्या है? नेम। उसके बाद हम वापस स्क्रिप्ट के अंदर आए और यहाँ देखो वैल्यू क्या रखी थी? माय नेम। यानी कि जो भी इनपुट के अंदर वैल्यू है वो, और जो भी पुट करी, जैसे मैंने तैयब पुट करी तो आपके पास देखो डीबी डॉट जेसन में तैयब आ गया है ना। फिर मैंने क्या किया कि जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, अब जेसन फाइल में जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट तो भेज सकते नहीं है हम लोग। तो हमने क्या किया? इसको कन्वर्ट किया किसमें? जेसन में, जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ जेसन के अंदर, कि हम अगर किसी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को जेसन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो हम मेथड यूज करते हैं जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, जो कि आपके जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और फिर उसको हमने वापस किस में स्टोर करा दिया? डेटा ऑब्जेक्ट के अंदर। फिर मैंने फैच का मेथड खोला जो मुझसे सबसे पहले क्या मांगता है? यूआरएल, के भाई डेटा कहाँ भेजना है? डेटा मैंने कहा लोकल होस्ट
3000 / स्टूडेंट्स पे भेजना है। फिर आपने ऑप्शंस के अंदर ये सारी चीजें बतानी है कि मेथड की जो आपके पास रिक्वेस्ट होगी उसका मेथड क्या होगा, उसके हेडर का कंटेंट टाइप क्या होगा, ये लाजमी होता है। ठीक है, और उसकी बॉडी यानी कि आपका डेटा क्या भेज रहे हो वो किस में भेजते हैं हम, रिक्वेस्ट की बॉडी में भेजते हैं। ये मैं आपको पहले भी बोर्ड पे समझा चुका हूँ। ठीक है, जो भी आपने डेटा भेजना होता है वो हम रिक्वेस्ट की बॉडी में, हमने ये गेट में क्यों नहीं यूज किया था, क्योंकि मैं डेटा भेज नहीं रहा था, मैं मंगवा रहा था, तो मेरे रिस्पॉन्स की बॉडी में मेरा डेटा आ रहा था जो हमने निकालना सीखा था। ऐसा ही है। ठीक है, तो मैंने रिक्वेस्ट की बॉडी में अपना डेटा ऑब्जेक्ट भेजा और जैसे ही मैंने सबमिट किया तो आप देखो आपके पास ऑब्जेक्ट आके स्टोर हो गया। अच्छा, जैसे ये काम हो जाए तो आप चाहते हो कि सर आपके पास ये इनपुट हो जाए खाली और एक अलर्ट चल जाए कि डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो आपके पास ये काम कहाँ हो रहा है, स्क्रिप्ट के अंदर ये काम फैच कर रहा है, ऐसा ही है। अच्छा, फैच से पहले अब आप यहाँ लगाओगे अवेट, क्या लगाओगे, अवेट, ताकि जो आप बाद में वो लिख रहे हो स्टेटमेंट्स वो उसके बाद एग्जीक्यूट ना हो, पहले फैच पूरा कंप्लीट हो फिर आपकी बात के जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट हो। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो आपके पास डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी माय नेम की वैल्यू है उसको कर दूंगा मैं एम्प्टी, क्या कर दूंगा, एम्प्टी, जिससे आपकी इनपुट हो जाएगी खाली, क्या हो जाएगी, खाली। और उसके बाद मैं एक अलर्ट चला दूंगा, क्या अलर्ट चला दूंगा, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, ये करने से मेरे पास मेरा काम हो जाएगा। मैं एक दफा पेज को रिफ्रेश करता हूँ, मैं यहाँ पर इनपुट करता हूँ समी और मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ, देखो क्या चला, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, इनपुट खाली हो गया। ठीक है, आओ चेक करते हैं मेरे पास रिकॉर्ड आया मेरी फाइल के अंदर, पुराना वाला रिकॉर्ड भी है और अब नया वाला रिकॉर्ड भी है। पहले एचटीएमएल के अंदर हम डेटा को होल्ड नहीं कर पाते थे, लेकिन अब हम डेटा को होल्ड कर पा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और आपने गौर करी कि आपका जो जेसन सर्वर है वो एक आईडी भी जनरेट करके दे रहा है आपको। ठीक है, जो फैच का मेथड है वो एक आईडी भी जनरेट करके दे रहा है हर रिकॉर्ड को यूनिक बनाने के लिए, हर ऑब्जेक्ट को यूनिक बनाने के लिए, क्योंकि नाम सेम हो सकता है। ठीक है, इसी तरह आप मल्टीपल फील्ड्स भी इसके अंदर बना के उनकी भी वैल्यूज भिजवा सकते हो। जैसे कैसे, अगर मैं यहाँ पर एक और ये वाला फॉर्म ग्रुप कॉपी करूँ और मैं यहाँ पर ले लूँ स्टूडेंट की एज, क्या ले लूँ, एज, और इसकी टाइप क्या होगी, नंबर, इनपुट टाइप नंबर, और यहाँ पर प्लेस होल्डर में कर देंगे एंटर स्टूडेंट एज और आईडी कर देंगे माई एज, क्या कर दी मैंने, माई एज। अब आईडी क्या है इस इनपुट की, माई एज। तो आपके पास जो मैं नेम उठा रहा था वो इधर उठा रहा था, इसी को किया डुप्लीकेट और इस दफा मैंने माई एज का भी नेम यहाँ से उठा लिया। ठीक है, माई एज की वैल्यू भी मैंने पिक कर लिया और किस में रख दी सभी, माई एज के वेरिएबल के अंदर। अब जब ऑब्जेक्ट बना रहा हूं तो यहाँ पर एक एज की भी की बना दूंगा जिसकी वैल्यू होगी माई एज, और वो कन्वर्ट होके हो जाएगी खुद ही, अब कुछ करना ही नहीं है। बस ये करना होगा कि जब आप वैल्यूज खाली करा रहे हो तो इसकी वैल्यू भी आपको यहाँ पर खाली करवानी पड़ेगी। ठीक है, डन है। अब चेक करते हैं कि हमारे पास दोनों चीजें जा रही है, डीबी डॉट जेसन से ये दोनों ऑब्जेक्ट हटाते हैं क्योंकि अब ये मेरे किसी काम के नहीं है। यहाँ के एक दफा रिफ्रेश किया, रिफ्रेश किया, आपके पास एज भी आ गई। ठीक है, समी एज क्या है, 22। सबमिट पर क्लिक किया, क्या कह रहा है, आओ जेसन फाइल में देखते हैं, आ गई। तो जितनी फील्ड्स चाहो आप रख सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, नहीं नहीं, ये रूल है जेसन का, हर ऑब्जेक्ट यूनिक होना चाहिए। तुम अपनी भी आईडी जनरेट करवा सकते हो, पता है उसको, नहीं नहीं ये तो रहेगी, ये ऑब्जेक्ट आईडी होती है, इसको तुम नहीं छेड़ सकते। देखो अपनी आईडी कैसे जनरेट करोगे भाई, आप चाहते हो कि हर स्टूडेंट की ना एक यूनिक आईडी जनरेट हो। आप लोगों ने देखा होगा कुछ पोर्टल्स होते हैं जहां पर लोगों की आईडी अजीब सी होती है, करेक्टर्स मिक्स हुए हुए होते हैं, यूनिक सिंबल्स होते हैं, नंबर्स भी बीच में आ रहे होते हैं और इतनी लंबी आईडी होती है। वो रैंडम आईडी कैसे आती है, आओ चेक करते हैं। यहाँ पर मैंने एक की बनाई समी जिसका नाम मैंने रख दिया एसटीडी आईडी, क्या रख दिया, एसटीडी आईडी। अब इसकी वैल्यू क्या रखूंगा, अब रैंडम रैंडम आईडी जनरेट हो क्या हो, उसके लिए आपके पास जावास्क्रिप्ट में एक ऑब्जेक्ट होता है तुम्हारा फेवरेट नाम क्रिप्टो। किसका ऑब्जेक्ट होता है, क्रिप्टो का। ठीक है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट होता है जावास्क्रिप्ट का नाम, जावास्क्रिप्ट के अंदर जिसका नाम है क्रिप्टो। ठीक है, और डॉट करोगे ना, इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक मेथड होता है जिसका नाम है रैंडम यूयू आईडी, देख रहे हो नजर आ रहा है, रैंडम यूयू आईडी। ये मेथड क्या करता है, बेसिकली आपको एक सिक्योर, ये बेसिकली ब्लॉकचेन के अंदर यूज होता है ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये ब्लॉकचेन के लिए एक रैंडम यूयू आईडी जनरेट करके देता है जिससे हर ब्लॉकचेन का यूनिक रहता है। ठीक है, तो अब देखना कि मेरे पास क्या होता है, लेट्स सी। मैं ये वाला ऑब्जेक्ट पहले हटा दूं। ठीक है, ये वाला मैंने यहाँ से हटा दिया और यहाँ पर आके हम एक दफा रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर मैं समी का नाम पुट करता हूँ,
24 और सबमिट पर क्लिक करता हूँ। डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। जेसन के अंदर आए, देखो एसटीडी की वैल्यू देख रहे हो, एक यूनिक आईडी जनरेट हो गई ना। वो भी यूनिक थी, बस एक फैक्टर बता दिया मैंने, मर्जी है भाई आपकी। ठीक है। तो ये हमने क्या किया, हमने आज डेटा जेसन फाइल में भेजना सीखा। अच्छा, डमी जेसन में क्यों नहीं भेज सकता, क्योंकि उन्होंने अलाउ नहीं किया हुआ, क्योंकि वो उनकी फाइल है, वो नहीं चाहते इस तरह। तो लोग अपना ही डेटा डालते रहेंगे, उसके अंदर क्या क्या डालेंगे पता नहीं। हाँ हाँ, बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो वो अलाउ नहीं करता, इसलिए मैंने अपनी जेसन फाइल बना के उसे एक सर्वर पे रन कर दिया, है ना। नहीं नहीं, वो मतलब हाँ कुछ इस तरह होता है, लेकिन वो थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स होता है, वो डेटाबेस में स्टोर होता है, ये तुम जेसन फाइल में स्टोर कर रहे हो। ठीक है। अच्छा, हमने डेटा भेजना सीखा, हमने मंगवाना तो सीखा हुआ था। फैच के थ्रू मेथड गेट एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे और लूप चला देंगे। ठीक है। आओ ये टेबल के अंदर करके देखते हैं। मैं एक टेबल बनाऊंगा इस टेबल डॉट एचटीएमएल फाइल के अंदर, और मैं चाहता हूं कि इस टेबल के अंदर जितने रिकॉर्ड जीबी डॉट जेसन के अंदर मौजूद हैं वो सब इस टेबल के अंदर आ जाए। कहाँ जाए, टेबल के अंदर आ जाए। तो यहाँ पर मैं बूटस्ट्रैप 5 का एक सीडीएन की टेम्पलेट ले लेता हूँ, और यहाँ पर एक क्रिएट करूंगा मैं टेबल। क्या क्रिएट करूंगा, एक टेबल। टेबल सबको क्रिएट करना आता होगा, किसी ने अगर बोला ना टेबल नहीं आता तो फिर वो तो छोड़ दे। ठीक है। टेबल के अंदर मैंने एक क्लास लगा दी बूटस्ट्रैप की, जो कि टेबल है। क्या है, टेबल है। टेबल के तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं, टी हेड एंड टी बॉडी। ठीक है, और टी फुट भी होता है, जो कि हम ज्यादातर यूज नहीं कर रहे होते। टी हेड के अंदर जाएगी एक रॉ, क्या जाएगी, रॉ। और उसके अंदर जाएंगे टी एच कितने, तीन। कितने आएंगे, तीन। एक एसटीडी आईडी, एक नाम, और एक एज। ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आईडी होगी बच्चे की, क्या होगी, नेम होगा, और एज होगी, क्या होगी, एज होगी। उसके बाद टी बॉडी के अंदर एक और रॉ बनेगी, जो कि डेटा के लिए होगी। किसके लिए, डेटा के लिए। और टीडीबी कितने बनेंगे, तीन। पहले में बच्चे की आईडी आ जाएगी, दूसरे में बच्चे का नाम आ जाएगा, और तीसरे में एज आ जाएगी। ठीक है। इस फाइल को रन करते हैं, इसको स्टॉप करते हैं, अपनी इंडेक्स वाली को और टेबल वाली फाइल को करते हैं रन। टेबल वाली फाइल को रन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का रिकॉर्ड आ रहा है। अभी जो मैंने रॉ बनाई है, ये हर रिकॉर्ड के लिए रिपीट होगी, ऐसा ही है। अगर मुझे दूसरे बच्चे का रिकॉर्ड डालना है तो मैं रॉ को क्या करूंगा, आतिफ, रिपीट करूंगा, दूसरे बच्चे के लिए रिपीट करूंगा, फिर तीसरे बच्चे के लिए दोबारा को टेबल रॉ को रिपीट करूंगा। तो अब ये रॉ मैं चलाऊंगा उस लूप में। किस लूप में, फैच के लूप में। किसमें, फैच के। अब मैं अपने डेटा को फैच करूंगा, यहाँ पर कहाँ फैच करूंगा, इधर नीचे ही फैच कर लेते हैं, अलग फाइल बनाने से अच्छा यही फैच कर लेते हैं। स्क्रिप्ट का टैग ओपन किया, मुझे डेटा चाहिए, अब डीबी डॉट जेसन से डेटा चाहिए। एक एसिंग फंक्शन बनाऊंगा, मैंने एक एसिंग फंक्शन बनाया, उसका नाम मैंने रख दिया फैच डेटा। क्या रख दिया, और यहाँ मैंने पैरम्स हटा दी। ठीक है। अब ये फैच डेटा क्या करेगा, फैच करेगा मेरे लिए डेटा को, क्या करेगा, डेटा को फैच करेगा। और उसका आपके पास यूआरएल क्या है, यूआरएल क्या है, यही है ना। ठीक है, 3000 स्टूडेंट्स यहाँ है, और हमने फैच के अंदर ये यूआरएल पास कर दिया। ऑप्शंस में मेथड क्या होगा, मेथड क्या होगा, मेथड होगा इस दफा गेट, क्योंकि मैं डेटा क्या कर रहा हूँ, मंगवा रहा हूँ। और ये एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो उससे पीछे क्या लगाएंगे, अवेट, ताकि पॉज हो जाए यहाँ पे फंक्शन। और जो रिस्पॉन्स मिलेगा उसको मैंने एक रिस्पॉन्स नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। ये लास्ट क्लास में भी हम लोग कर चुके हैं। ऐसा ही है समी। ठीक है। अब फैच क्या करेगा, मेरे पास जितना भी डेटा है सेशन का 3000 स्टूडेंट्स पे जो चल रहा है, वो एज अ रिस्पॉन्स लाके मुझे दे देगा रिस्पॉन्स के वेरिएबल के अंदर। और इसमें से मैं निकाल लूंगा उसकी जेसन। कैसे निकालूंगा, रिस्पॉन्स डॉट जेसन करके। अब इसमें भी आपके पास डिले आएगा, तो उससे पीछे भी मैं क्या लगा दूंगा, अवेट लगा दूंगा, और इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दूंगा, जिसका नाम मैं कह देता हूँ डेटा। क्या कह दिया मैंने, डेटा। आओ लॉग करें डेटा को, लॉग करते हैं सर हम डेटा को, और चेक करते हैं। इस फंक्शन को कॉल भी कर देते हैं, फैच डेटा को हमने यहाँ पर कॉल भी कर दिया। अब इस फाइल पे जाते हैं, और फाइल पे जाने के बाद मैं कंसोल के अंदर आता हूँ, और कंसोल में आप देख सकते हो कि आपके पास आपका डेटा आ चुका है। आ गया, किधर से आ रहा है, अपनी फाइल से आ रहा है ना। देखो समी का पूरा डेटा आ गया, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। समी इसके ऊपर लूप चला सकते हैं, बिल्कुल चला सकते हैं। आओ इसके ऊपर लूप चलाते हैं। मैप कर दूं, मैप, छोड़ो तुम लोग कंफ्यूज हो गए। लूप कैसे चलाएंगे, अब फॉर का लूप लगाएंगे। लेट 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 आई जीरो और लेस देन डेटा डॉट लेंथ
और आई प्लस प्लस। फिर फिर मुझे टी बॉडी के अंदर हर दफा जो रो है उसको लूप करना है। किसको लूप करना है? रॉ को। तो टी टी बॉडी को मैं दूंगा आईडी। क्या दूंगा? आईडी। मैंने कहा टेबल बॉडी। क्या आईडी दे दी? इस एलिमेंट को मुझे एक्सेस करना पड़ेगा। तो लास्ट क्लास में किया था हमने कार्ड्स के लिए, हमने कार्ड के कंटेनर यानी रॉ को एक्सेस किया था ताकि हम कार्ड्स के कॉलम्स को रिपीट कर सकें। इस दफा रॉ को रिपीट करना है, तो रॉ का पेरेंट कौन है? टी बॉडी। उसको हम यहाँ पर उठाएंगे। यहाँ पर हमने टेबल बॉडी के नाम से एक वेरिएबल बनाया और गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या करेंगे? डॉक्यूमेंट में से एक ऐसा एलिमेंट गेट कर लो जिसकी आईडी क्या है? टेबल बॉडी। ठीक है। लूप चलने से पहले हम अपनी टेबल बॉडी को करेंगे एम्प्टी, यानी कि जो टेबल बॉडी है उसकी जो इनर एचटीएमएल है वो क्या हो जाए? एम्प्टी हो जाए। और उसके बाद जब लूप होगा तो टेबल बॉडी के अंदर कॉनकेट इक्वल्स होगा क्या? टेबल बॉडी के अंदर टेबल बॉडी डॉट इनर एचटीएमएल के अंदर कॉनकेट इक्वल्स होगा बैकटिक्स के अंदर क्या आ जाएगी? रॉ। क्या आ जाएगी आपकी? ये रॉ जिसके अंदर बच्चे का नाम आएगा। हमने यहाँ पर रॉ पुट करी। रॉ पुट करने के बाद इसको थोड़ा फॉर्मेट कर देते हैं। ठीक है। आपके पास वन की जगह क्या आ जाएगा? डॉलर, कर्ली ब्रैकेट्स, और आपके पास जो डेटा है उसके जो आई इंडेक्स के ऊपर डॉट एसटीडी आ रही है। क्या आ रही है? एसटीडी आ रही है। ठीक है। इसी नाम से की रखी थी ना हमने। ठीक है। तो इसी नाम से हम कॉल भी करेंगे। इसको कॉपी किया और तैयब की जगह हमने किया पेस्ट, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे? नेम। क्या कर देंगे? नेम। और यहाँ पर क्या कर देंगे? एज। ठीक है। आओ चेक करते हैं हमारे पास डेटा आ रहा है। रिफ्रेश किया, आपके पास देखो समी का डेटा आ गया। आ गया। अच्छा, एक और डेटा पुट करते हैं। हम लोग यहाँ पर एक और फाइल क्रिएट खोल लेते हैं इंडेक्स की। यहाँ से हम करते हैं, उस पर राइट क्लिक हो नहीं रहा। कॉपी पाथ किया। कॉपी पाथ करने के बाद मैंने सी के बराबर में इस फोल्डर को इस फाइल को ओपन कर लिया। यहाँ पर मैंने नेम पुट किया कार्या, और यहाँ मैंने डाल दिया 100 साल। सबमिट पर क्लिक किया, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली आ गया। ओके किया। यहाँ पर हमारे पास देखो ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है। और टेबल में देखते हैं हमारे पास, रिफ्रेश किया एक दफा हमने, देखो रिकॉर्ड आ गया। मेरे पास जेसन फाइल में भी सेव हो रहा है और फॉर्म से पुट भी हो रहा है। बात समझ आ रही है? इस तरह से आपके पास रिकॉर्ड क्रिएट कराए जाते हैं। रिक्वेस्ट को समझ लोगे ना जिस दिन, उस दिन समझ आ जाएगा कि रिक्वेस्ट में क्या क्या भेजना है और फैच कराते हुए क्या क्या करना है। बराबर।